आज की क्लास में हम लोग क्लास 10th का चैप्टर सिविक्स का स्टार्ट कर रहे हैं। जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है दैट इज पावर शेयरिंग, शक्तियों का विभाजन, सत्ता की साझेदारी इसमें है। हिंदी में इसका नाम होगा सत्ता की साझेदारी। तो हमारा जो चैप्टर है दैट इज पावर शेयरिंग, और सिविक्स का हमारा फर्स्ट चैप्टर है, जिसमें हम ये समझेंगे कि हमारा जो एक गवर्नमेंट होती है, जो गवर्निंग बॉडी होती है, जो हमारे देश को रूल करती है, उसमें जो पावर है वो बटी हुई होनी चाहिए। अगर एक ही इंसान को या एक ही पर्टिकुलर चीज को हम ज्यादा पावर दे देंगे तो वो उसका पॉजिटिवली भी अफेक्ट हमें हो सकता है या वो नेगेटिव भी हमें अफेक्ट कर सकती है। जैसे अगर हम हमारे इंडिया की बात करें तो हमारे इंडिया में अच्छा खासा पावर शेयरिंग है। आप देखो, इंडिया एक डाइवर्सिफाइड, विविधताओं का देश है। आप अलग अलग जात बिरादरी धर्म के लोग देखते हो, और आपको पता है भारत का इतिहास भी ऐसा है जहाँ पर बहुत भेदभाव हुए हैं। धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे बहुत लड़ाइयाँ हुई है। उस देश में ऐसी सरकार चलाना जहाँ पर लड़ाइयाँ ना हो लोगों के बीच में, कोई एक व्यक्ति या एक जाति या धर्म को ऐसा ना लगे कि उसके जाति धर्म के साथ गलत हो रहा है, ऐसा ना हो। तो एक देश में कैसी पावर शेयरिंग होती है हम समझेंगे, और रियल लाइफ एग्जांपल लेंगे दो देशों के बीच में, किसने एक बेहतर तरीके से अपने देश में अच्छे से पावर शेयरिंग करी और किस देश ने बेहतर तरीके से अपने देश में पावर शेयरिंग नहीं करी, जाति या एक समुदाय को सपोर्ट करा, जिस वजह से उस देश में घरेलू युद्ध हुआ जिसे सिविल वॉर कहा जाता है। अगर दो देशों के, एक देश के बीच में आपस में ही दो जातियां लड़ने लग जाए, दो धर्म के लोग लड़ने लग जाए, दिस इज कॉल्ड सिविल वॉर। तो क्या है, समझना स्टार्ट करें। सबसे पहले जो मैंने बनाया है दैट इज व्हाट इज पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग मींस डिवाइडिंग द पावर अमंग डिफरेंट पीपल और ग्रुप्स। अलग अलग लोग और समुदाय, ग्रुप, उनके बीच में पावर को बांट देना। कोई दिक्कत तो नहीं। इससे मदद मिलती है कि कंफ्लिक्ट ना हो, लड़ाई झगड़े ना हो। अगर आप पावरों को सही से बराबर, जैसे आपके पास 20 रुपए हों और आप अपने छोटे भाई दो हों आपके, उसमें से किसी एक को 15 रुपए दे दो और किसी एक को 5 रुपए दे दो, तो ये जो आपने शेयरिंग करी है दैट इज नॉट इक्वल। जिसको 5 दोगे उसको बुरा लगेगा, मुझे कम क्यों दिया। उसके मन में गुस्सा पैदा हो सकता है, कल को वो गलत कर सकता है, चोरी करेगा उसको जब कम पैसा देते रहोगे। तो जैसे होता नहीं, फैमिली में आप देखते हो, बड़े भाई छोटे भाई में, या फिर एक फैमिली में एक लोगों को, जो बच्चे होते हैं उनको सब चीज़ें बराबर से नहीं दी जाती। कुछ भाई बहनों में, लड़का लड़की में भेदभाव होता है, या फिर बड़े भाई छोटे भाई में कुछ चीज़ें होती हैं जहाँ पर दो लोगों के बीच में चीज़ों को बराबर नहीं बांटा जाता, फिर इंसान गलत करता है। कहने का मतलब है कि अगर आप कन्फ्लिक्ट नहीं चाहते, आप चाहते हो कि आपके देश में कन्फ्लिक्ट ना हो, अवॉइड करना चाहते हो, तो गवर्नमेंट को इंश्योर करना चाहिए कि हर इंसान के लिए बराबर चीज़ें हों, सबको बराबर ट्रीट किया जाए। इट इज़ अ की फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। चाबी का नेचर है, की फीचर है ये, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट फीचर। जैसे एक फीचर मतलब समझते हो, किसी इंसान का स्वभाव। तो हमारा एक लोकतांत्रिक इंसान है, मान लो हमारा लोकतांत्रिक इंसान है, और उसका सबसे मेन स्वभाव क्या है कि उस लोकतंत्र में पावर शेयरिंग है, शक्तियों को बांटा गया है, शक्तियों का विभाजन हुआ है, जिस वजह से हम क्या देख रहे हैं कि एक देश अच्छे से रन कर सकता है। पावर इज नॉट इन वन हैंड बट इट इज शेयर अमंग डिफरेंट लेवल्स एंड ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। जो पावर है उसे एक हाथों में ना बांट के शेयर करना अलग अलग गवर्नमेंट के अंग में। गवर्नमेंट के अंग होते हैं ना, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। जैसे हमारे गवर्नमेंट के कितने ऑर्गन्स हैं, 3 ऑर्गन्स हैं। कौन कौन से? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। उसमें पावरों को बांट देना। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। सबसे पहले हम बात करेंगे बेल्जियम की। बेल्जियम लोकेशन कहाँ पर है, ये मैंने बुक से एक चित्र उतार रखा है, आप देख लेना इसे। ठीक है, ये बेल्जियम का एक चित्र है। और बेल्जियम की लोकेशन बात करें तो बेल्जियम एक छोटा सा देश है यूरोप में, और वो किसके बीच में है? फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी, लग्जमबर्ग, इन देशों के बीच में है। ठीक है, लग्जमबर्ग आपको याद है, थोड़े टाइम पहले मैंने बताया था। हाँ, पॉपुलेशन मोर देन 1 करोड़ पीपल, अराउंड 10 मिलियन। बोलता है कम से कम 1 करोड़ से ज्यादा आबादी है।
एरिया पता है कितना है? जो हमारा हरियाणा राज्य है ना, उससे भी छोटा स्पेस है। इतना एक देश है हरियाणा से भी छोटा, जितना हरियाणा राज्य है उससे भी छोटा एक देश है बेल्जियम ये। और इसकी कैपिटल सिटी क्या है? ब्रुसेल्स, राजधानी। और यहाँ पर ये जो चार्ट है इसको मैं अभी समझाऊंगा, पर इसको अभी रहने दो, इसका काम नहीं है अभी। हम बात करते हैं हु लिव्स इन बेल्जियम, जो अब हम समझेंगे। देखो, अगर आप ये चीज समझोगे ये बेल्जियम का देश है, अभी पहले हम देखते हैं ओवरऑल कंट्री की अगर हम बात करें तो जो डच स्पीकिंग लोग हैं, डच भाषी लोग, वो 59% है। यानी कि इस देश में सबसे ज्यादा आबादी किसकी है? डच भाषी लोग, जो नॉर्थ बेल्जियम में रहते हैं। अब देखो, ध्यान से देखो, फ्लेमिश डच स्पीकिंग येलो पोर्शन दिख रहा है, ये आबादी सबसे ज्यादा है लोगों की, डच भाषी लोग। उसके बाद फ्रेंच स्पीकिंग लोग कितने हैं? 40%, जो साउथ में रहते हैं। उसके बाद ये दिख रहा है, ये वाला हिस्सा जर्मन स्पीकिंग है, 1% ईस्टर्न बेल्जियम में। कोई दिक्कत? ठीक। ब्रूसेल्स, लेकिन अगर हम इसकी राजधानी की बात करें, बड़े ध्यान से देखो, ये राजधानी दिख रही है। अब सोचो, राजधानी चारों तरफ किससे घिरी हुई है? आप बोलोगे डच भाषी लोग से। ये तो फ्रेंच भाषी लोग हैं, ये जर्मनी भाषी लोग हैं, ये डच भाषी लोगों से घिरी हुई है। तो क्या उम्मीद होगी आपकी कि इस राजधानी में कौन रहते होंगे? डच भाषी लोग। ठीक, आगे पढ़ते हैं। कहता है जो ब्रूसेल्स है उसमें फ्रेंच भाषी लोग 80% है। और ये तो उल्टा हो गया, है कि नहीं? और डच स्पीकिंग 20% है। लेकिन इनकी पूरे कंट्री में मेजोरिटी है, लेकिन राजधानी में सिर्फ 20% लोग हैं। और भले ये माइनॉरिटी है, लेकिन 80% लोग राजधानी में रह रहे हैं। जो मिसमैच हुआ है ब्रुसेल्स में, इस वजह से टेंशन आ गई कम्युनिटीज के बीच में। जो दो समुदाय के लोग हैं, अलग अलग भाषा, इनकी थोड़ी टेंशन आई। स्पेशली अगर हम बात करें, जो फ्रेंच स्पीकिंग पीपल हैं हैड मोर वेल्थ एंड इन्फ्लुएंस। आप देखो ज्यादातर, आप देखो 59% लोग कौन है? डच स्पीकिंग। लेकिन ज्यादा पैसा अमीर फ्रेंच स्पीकिंग है, इनके पास पैसा भी ज्यादा है, इनका प्रभाव भी ज्यादा है इस देश पे। और डच स्पीकिंग लोग जो है ना, वो भेदभाव महसूस करते हैं। कहते हैं हमारे साथ तो हमें डिस्क्रिमिनेटेड फील हो रहा है, हमारे साथ भेदभाव हो रहा है ना। अब ये एथनिक टेंशन जो प्रॉब्लम थी, अब हमने ये पढ़ा कि एथनिक कंपोजिशन क्या है, कितने कितने परसेंट, कितने कितने लोग रहते हैं। तो टेंशन क्या है? 1950 से 60 में टेंशनें बढ़ी थी। डच लोग मेजॉरिटी फेल्ट करते हैं, क्या फेल्ट करते हैं? ये इग्नोर करा जाता था इन्हें ब्रुसेल्स में। ये सोचते थे कि हाँ जी हम मेजॉरिटी में हैं, लेकिन हमें हमारी राजधानी में इग्नोर करा जाता है, क्योंकि वहां पे 80% कौन है? फ्रेंच भाषा बोलने वाले। इकोनॉमिकली पॉलिटिकली डोमिनेटेड बाय फ्रेंच स्पीकिंग माइनॉरिटी। बोले कि इकोनॉमिकली अगर हम पूरे देश में पैसों के रूप में बात करें और पॉलिटिकली देश चलाने के रूप में बात करें, तो ज्यादातर फ्रेंच स्पीकिंग माइनॉरिटी डोमिनेट करती है। इन्हें प्रॉब्लम लग रही है। फ्रेंच स्पीकिंग माइनॉरिटी इंजॉय करती थी ज्यादा पावर और स्टेटस, जिस वजह से सिचुएशन अनफेयर होती गई, सबके लिए बराबर नहीं हुई सिचुएशन। मेजॉरिटी के लिए, किस मेजॉरिटी के लिए? जो डच भाषी लोग हैं। क्या हो सकता था अगर गवर्नमेंट अच्छे से काम नहीं करती? यानी कि कर लिया होगा, देखेंगे क्या करा होगा। अगर गवर्नमेंट अच्छे से काम नहीं करती तो बेल्जियम को फेस करना पड़ता सिविल वॉर। आप समझ रहे हो सिविल वॉर किसके बीच में होती? डच भाषी और जर्मनी। बोलते लड़ लो, हम तो वैसे ही 1% है, कुछ भी कर लो। या डिवीजन के बीच में, जस्ट लाइक श्रीलंका, जो हम आगे जाके एक्सप्लेन करेंगे। श्रीलंका में ऐसा हुआ होगा, पढ़ेंगे हम आगे। लेकिन बेल्जियम ज्यादा पीसफुल और डेमोक्रेटिक सॉल्यूशन निकाल के बैठा। मतलब बेल्जियम ने देखा, ओ ये प्रॉब्लम है, हमें बेस्ट सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, और बेल्जियम ने एक बेस्ट सॉल्यूशन निकाला, जो हम पढ़ेंगे आगे। लेकिन हम उससे पहले पढ़ेंगे हमारे श्रीलंका की कहानी। लोकेशन और बैकग्राउंड की बात करें, श्रीलंका एक आइलैंड नेशन है, आइलैंड है एक तरीके से, साउथ इंडिया में है। इंडिया के जैसे साउथ देखोगे, नीचे आप देखते हो इंडियन ओशन में, जो आपका इंडियन ओशन है, वहां पर इसको आजादी 1948 में मिली थी, हमारे इंडिया के 1 साल बाद। और ये एक मल्टी एथनिक मल्टी रिलीजियस कंट्री है, मतलब बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं। तो आओ जरा देखते हैं कौन कौन रहता है श्रीलंका में, एथनिक कंपोजिशन क्या है। सिन्हलीज, जो सिन्हला भाषा बोलते हैं, वो 74% है। और तमिल स्पीकिंग 18% है। जिसमें जो तमिल बोलते हैं ना, उसमें वो अलग अलग धर्म है। कुछ तमिल हिंदुइज्म फॉलो करते हैं, बोलते तमिल है
लेकिन हिंदुइज्म फॉलो करते हैं, और कुछ तमिल क्रिश्चियनिटी फॉलो करते हैं। बोलते हैं बोलेंगे हम तमिल, लेकिन हम हिंदुइज्म फॉलो करेंगे और हम क्रिश्चियनिटी। लेकिन सिन्हलीज क्या फॉलो करते हैं? बुद्धिज्म। मेरे भाइयों बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है इससे प्रीवियस ईयर में जब कराऊंगा, ध्यान रखना धर्म इन सब के ऊपर। एरिया क्या, ये लगभग पूरे देश में फैले थे, लेकिन ये कहाँ फैले थे? मेनली नॉर्थ में और ईस्ट में। देखो एक मैप के जरिए समझते हैं, ये देखो आओ, ये मैप, ये श्रीलंका का मैप है, जरा ध्यान से देखना। सिन्हलीज येलो, येलो दिख रहा है आपको पूरा पोर्शन, लगभग पूरे देश में। लेकिन श्रीलंकन तमिल, श्रीलंकन तमिल मतलब ऐसे तमिल लोग जो तमिल भाषा बोलते हैं, जो श्रीलंका में ही रहते थे, श्रीलंका में ही पैदा हुए थे, श्रीलंका के ही थे। लेकिन कुछ ऐसे तमिल लोग जो इंडियन से आए थे, इंडिया से, जैसे देख रहे हो इंडिया से आए थे, ये से ये हो, यहाँ हो गया, यहाँ हो गया। और ज्यादातर देखो कहाँ, मतलब कुछ अलग ही दिख रहा है ना, इंडिया यहाँ की साइड है, ऊपर की साइड, उससे देखो नीचे यहाँ रहने, यहाँ रहने। और सिन्हलीज आप देखो वो इस तरीके से फैले, और ये डार्क ऑरेंज ये तमिल लोग हैं, और मुस्लिम भी हैं कुछ कुछ बीच में, डॉट डॉट से जो है, ठीक है। तो ये इनकी जगह है जहां जहां ये रह रहे हैं। श्रीलंकन तमिल जो थे वो 13% है, यानी कि 18% टोटल तमिल थे। उसमें से ऐसे तमिल जो श्रीलंकन तमिल है, कुछ इंडियन तमिल जो इंडिया से जाके बसे, और कुछ ऑलरेडी श्रीलंकन तमिल है, श्रीलंका में पैदा हुए, वहीं पे श्रीलंकन भाषा तमिल की बोलते हैं। इंडियन तमिल 5% थे। अब देखो समझ में आया ना, इंडियन तमिल 5% कैसे। और मुस्लिम जो थे वो 7% थे, जो तमिल या सिन्हलीज दोनों बोलते थे, मिक्स था, 7% के आसपास। मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। तो क्या था मेजोरिटेरियनिज्म? पहले समझते हैं क्या होता है। ये एक ऐसा बिलीफ है जहां पर मेजोरिटी कम्युनिटी रूल करती है अपने कंट्री को अपने खुद के तरीके से, विदाउट कंसिडरिंग द विश एंड नीड्स ऑफ माइनॉरिटी ग्रुप्स। मतलब अगर एक देश में, इस देश में सिन्हलीज मेजोरिटी में, अपने हिसाब से देश चलाएंगे, भाड़ में जाए तमिल लोग क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते, श्रीलंकन तमिल हो चाहे इंडियन तमिल हो चाहे कोई भी हो, हम सिन्हलीज मेजोरिटी में हैं तो हम अपना मेजोरिटेरियनिज्म रखेंगे, हम अपने हिसाब से देश चलाएंगे, भाड़ में जाए दूसरों की इच्छाएं या दूसरों के लिए कानून क्या है, हम नहीं देखेंगे उनके बारे में। समझ में आया? इसे कहते हैं हम मेजोरिटेरियनिज्म। ठीक है, आगे चले। दूसरे शब्दों में मेजोरिटी पावर कंट्रोल करती है कंप्लीटली, और माइनॉरिटीज को इग्नोर किया जाता है, सप्रेस किया जाता है, दबाया जाता है उन्हें। समझ में आया? तो श्रीलंका में एक बेस्ट एग्जांपल है कि वहां पर भी मेजोरिटेरियनिज्म हुआ था। श्रीलंका में क्या हुआ था? मेजोरिटेरियनिज्म। क्या हुआ आजादी के बाद? जब आजादी मिली ब्रिटिश रूल से 1948 में, तो जो सिन्हलीज मेजोरिटी थी उन्होंने कंट्रोल करा, सिन्हलीज मेजोरिटी ने कंट्रोल में लाए, श्रीलंकन गवर्नमेंट बनाई, और इन्होंने मेजोरिटी डोमिनेट करना शुरू करा माइनॉरिटी कम्युनिटी। मतलब इन्होंने शुरू कर दिया तभी से कि हमारे लोग रहने चाहिए, हमारे लोग रहने चाहिए, स्पेशली तमिल को इन्होंने डोमिनेट करना शुरू करा। पॉलिसीज जो थी सिन्हलीज की, उन्होंने क्या डोमिनेट करा? तो देखो 1956 में सिन्हेला ओनली एक्ट बनाया था, मतलब सिन्हेला को ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर करा कि यहाँ पे हमारे देश की जो असली लैंग्वेज है, ऑफिशियल लैंग्वेज है, वो सिन्हेला है, ना कि तमिल है। तमिल को कंसीडर नहीं करा गया, तमिल को एक्सक्लूड करा गया गवर्नमेंट के काम से, एजुकेशन से, पब्लिक एग्जाम से। ज्यादातर सपोर्ट जो गवर्नमेंट एग्जाम होंगे, गवर्नमेंट जॉब्स होंगी, जो गवर्नमेंट पोस्ट होंगी, उन सब में किसको मेजोरिटी दी गई या किसको रखा गया? सिन्हलीज को, तमिल को हटा दिया गया, एक्सक्लूड कर दिया, हटा दिया। तमिल स्पीकर जो थे वो इवन अप्लाई भी नहीं कर सकते थे जॉब्स के, क्योंकि जब तक उन्हें सिन्हेली ना आती हो, मतलब वो तमिल बेसिस पे जॉब नहीं कर सकते थे, सिन्हेला सीखना पड़ता था उन्हें, जब जाके वो जॉब पे रखे जाएंगे। अगर जॉब पे जा रहे हैं, उन्हें बोलते थे सिन्हेलीज आती है तभी तुम्हें काम पे रखा जाएगा। तमिल फेल्ट लिंग्विस्टिकली डिस्क्रिमिनेटेड, उन्हें उनकी भाषा के हिसाब से भेदभाव महसूस हुआ। लिंग्विस्टिकली मतलब भाषा, भेदभाव मेरे साथ किस लिए करा जा रहा है? बिकॉज ऑफ माई भाषा। काले तो वो भी हैं, काले तो ये भी है, क्योंकि साउथ में रह रहे हैं, सब श्रीलंकन का रंग रूप पे भेदभाव नहीं हो रहा। समझ में आया? लेकिन भाषा के हिसाब से भेदभाव हो रहा। प्रेफरेंस टू सिन्हेली स्पीकर इन जॉब एंड एजुकेशन, देखो हम ये ऑलरेडी पढ़ चुके थे, अब इसको डीपली समझेंगे। तो देखो सिन्हेली स्पीकिंग पीपल्स को ही बेटर जॉब या अपॉर्चुनिटी मिलती थी गवर्नमेंट की सर्विस में, उन्हें आरक्षण भी मिलता था यूनिवर्सिटी में, जैसे हमारे यहाँ SC ST को रिजर्वेशन मिलती है ना, वैसे वहां पे सिन्हेली जो मेजोरिटी है उसको रिजर्वेशन बनाई गई। यानी कि हमारे यहाँ पे तो इंडिया में फिर भी चलो SC ST जो सोच के डिस्क्रिमिनेशन हुआ जो भी पास्ट में SC ST के साथ, उसके हिसाब से जब कानून बनाया जो भी था, लेकिन यहाँ पर जो रिजर्वेशन रखी वो मेजोरिटी में रखी कि तुम सिन्हलीज लोग हो, तुम मेजोरिटी हो, तुम्हें ही रिजर्वेशन देंगे। ऐसे तो आप अपने देश में इक्वालिटी नहीं ला सकते।
ठीक है ना। तमिल स्टूडेंट एंड जॉब सीकर्स वर इंटेंशनली केप्ट बिहाइंड। इन लोगों को, जो तमिल के बच्चे हैं या जो जॉब लेना चाहते हैं, उन्हें इंटेंशनली पीछे रखा गया, ठीक है ना। और इससे उनके अंदर एंगर आया, फ्रस्ट्रेशन आया तमिल के जवानों में। स्पेशल स्टेटस दिया बुद्धिज्म को, क्योंकि सिन्हलीज कौन सा धर्म फॉलो करते थे, बुद्धिज्म। और तमिल्स लोग क्या, दो हिंदुइज्म या फिर क्रिश्चियनिटी। श्रीलंकन के जो कॉन्स्टिट्यूशन थे उसमें स्पेशल प्रोटेक्शन थी बुद्धिज्म को लेकर। प्रोटेक्शन, धर्म को सुरक्षित बचाया गया कि इस धर्म को आगे बढ़ाओ, सपोर्ट करो। लेकिन जो हिंदुइज्म थे, इस्लाम थे, क्रिश्चियनिटी थे, इन्हें बराबर ट्रीट नहीं कहा गया, इन्हें कहा ये छोटे धर्म, इन्हें नीचे रखो। तमिल्स मोस्टली हिंदूज, उन्हें मार्जिनलाइज ज्यादा कराया जाता था। जो तमिल ज्यादातर जो हिंदुइज्म तमिल्स थे, जो श्रीलंका के तमिल नहीं थे, जो इंडिया से माइग्रेट होके गए थे, उनके पूर्वज गए होंगे जब वो रह रहे हैं, तो उनको ज्यादातर मार्जिनलाइज फील कराया। मार्जिनलाइज मतलब भेदभाव, उनको छोटा महसूस कराया, अपने से अलग महसूस कराया, ठीक है। कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए मेजोरिटेरियनिज्म के, मेजोरिटेरियन के कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या हुए। एलियनेशन ऑफ तमिल। एलियनेशन मतलब एलियन समझते हो, अगर एलियन यहाँ पे आ जाएगा तो आपको अपने से अलग नजर आएगा। तो तमिल को भी वहां पर अपने आप को क्या एलियनेशन महसूस कराया जा रहा है कि तुम दूसरे देश के हो, परदेसी हो तुम। तमिल फेल्ट नेग्लेक्टेड एंड डिस्क्रिमिनेटेड। भेदभाव किया जाने लगा उनके साथ। उनकी आइडेंटिटी, उनकी भाषा, उनकी रिलीजन की कोई रिस्पेक्ट नहीं की गई। फिर हुआ क्या, डिमांड फॉर ऑटोनॉमी। तमिल ने पॉलिटिकल पार्टीज बनानी शुरू करी। उन्होंने कहा कि हमारे लिए कोई पॉलिटिकल पार्टीज होनी चाहिए जो हमारे लड़े अपने देश में। ये उन्होंने मांगना शुरू करा। उन्होंने कहा कि हमारे को भी मेजोरिटी एरियाज, जो ऐसे ऐसी जगह, मतलब क्या हुआ, जो ऐसे इलाके जहां तमिल ज्यादातर पाए जाते थे, यानी कि जैसे ये, एक सेकेंड, ये जहां तमिल ज्यादा पाए थे, यहाँ पे इन्होंने पता क्या करा, खुद की सरकार बनानी शुरू कर दी। काम खुद की सरकार बनाएंगे उससे। तो इन्होंने क्या करा, अपनी खुद की सरकार बनानी शुरू कर दी। देखो, जहां पर सेल्फ रूल करना शुरू कर दिया, जहां पर ये इनकी मेजोरिटी थी। और वहां पर इन्होंने इक्वल राइट्स देने शुरू करे जॉब और एजुकेशन में। इससे हुआ क्या, जो पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा है अभी, शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमारे को भी हक चाहिए, बराबर चाहिए, लेकिन अभी वॉयलेंट कन्वर्ट हो गया। क्योंकि सिन्हलीज वाले पूरे देश में राज चला रहे हैं, लेकिन अब ये लोग क्या कहें, हम बराबर, हम भी जहां जहां मेजोरिटी में थे वहां पे ये कहे कि हम अपना शासन चलाएंगे, ये हमारा, हम ज्यादातर लोग रह रहे हैं, हमारा शासन चलेगा। इनकी डिमांड्स को इग्नोर किया जा रहा था, प्रोटेस्ट बढ़ते जा रहे थे। सम तमिल्स लोस्ट फेथ इन पीसफुल मेथड। कुछ कुछ तमिल को लगा चुपचाप रह के प्रोटेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है, चलो शुरू करते हैं, समझ रहे हो। सिविल वॉर हो गई। फॉर्मेशन ऑफ एलटीटीई, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम, इलम, ये बनाई गई। और ये एक मिलिटेंट तमिल ऑर्गेनाइजेशन थी। मिलिटेंट, मिलिट्री के लोग या कुछ ऐसे लोग जो मिलिट्री में भरे हुए थे, इस तरीके से इन्होंने डिमांड करनी, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई इन्होंने, एलटीटी। और इन्होंने एक सेपरेट तमिल स्टेट मांगना शुरू कर दिया। बोला कि हमारे श्रीलंका में जो है ना, उसमें एक हमें बराबर से एक अलग स्टेट दे दो जहां हमारे बंदे रहेंगे। इससे हुआ क्या, वॉर शुरू हुई श्रीलंकन आर्मी के बीच में और एलटीटीई के बीच में। कब तक चली, 25 साल तक। 2009 या 10 में सिविल वॉर खत्म हुई थी। थाउजेंड्स ऑफ किल्ड और इंजर्ड, 1000 लोग मारे गए, इंजर्ड हुए। बहुत सारे लोग रिफ्यूजीज बन गए थे, देश छोड़ छोड़ के कहाँ रहे होंगे, इंडिया वापस आ रहे होंगे, समझ रहे हो। और द कंट्री सफर्ड ह्यूज इकोनॉमिक एंड सोशल लॉस। और इससे कंट्री में जो है इकोनॉमिक और सोशल लॉस बहुत सारा हुआ। व्हाट वी लर्न फ्रॉम श्रीलंका मिस्टेक, हम श्रीलंका की गलतियों से क्या सीखते हैं। तो पावर को उन्होंने एक ही ग्रुप में रखा, बांटा नहीं पावर, ये गलत चीज थी उनकी। इग्नोर करा माइनॉरिटीज को, जिस वजह से टेंशन बढ़ी, कंफ्लिक्ट बढ़े, डिवीजन बढ़े। अब खुद सोचो, अगर इंडिया में आज के टाइम पे रिजर्वेशन जैसी चीजें, इक्वालिटी जैसी चीजें, अगर ये, या धर्म किसी एक को ऊपर रखा, या किसी ऐसे ऐसे कानून ला दिए जाए, तो कुछ कर दिया जाए, तो आप समझ रहे हो ना, इंडिया में भी ये चीजें पैदा हो सकती है। आप देखो, हम आज के टाइम पे अभी भी खैर है, हम जाति के हिसाब से या जाति धर्म के हिसाब से अभी भी भेदभाव करते हैं, पर अभी भी शहरों में बहुत कम है। आप देखोगे जो दो धर्म के लोग आपस में बैठ के बातें करेंगे, खेलेंगे, कूदेंगे साथ, उन्हें फील नहीं हो रही थी। ये चीजें पहले थी, लेकिन धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। तो आपको आगे बढ़ना चाहिए। एक डेमोक्रेसी में हर इंसान को, एवरीवन शुड फील इंक्लूडेड, उसको लगे कि यार हम भी इस लोकतंत्र का हिस्सा है, हमें भी बराबर अधिकार मिला है,
और हमें भी इस देश का हिस्सा माना गया है, जबकि सिन्हेलेज लोगों ने ऐसा नहीं करा था। पावर शेयरिंग जरूरी है यूनिटी, एकता के लिए और शांति के लिए, पीस के लिए, ठीक है ना। नेक्स्ट, अकोमोडेशन इन बेल्जियम। बेल्जियम में ऐसा क्या हुआ? जो हमारा टॉपिक है ना वो है कि एकोमोडेशन है क्या, व्हाट इज एकोमोडेशन। एकोमोडेशन मतलब एडजस्ट करना, एकोमोडेट करना, हम आगे जाके साइंस में भी पढ़ेंगे। एकोमोडेट मतलब चीजों को एडजस्ट करना या अरेंजमेंट करना, इंश्योर करना कि जो भी कम्युनिटीज, जो भी लोग वहां रह रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट जाति प्रजाति के, उन्हें रिस्पेक्टेड फील रहे, वो रिस्पेक्टेड फील करें, ठीक है ना। रिप्रेजेंटेटेड मतलब कि हमें भी, हमारे, हम भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं या हमारे, हम इस देश को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आप खुद सोचो, एक देश में एक घर हो, एक घर में 4 बच्चे हो और 4 बच्चों में से 2 बच्चों को कदर नहीं की जाए, घर में कोई मेहमान भी आए तो उन्हें रिस्पेक्टेड ना दिखाया जाए, या तो दूर हो जाओ, या रिप्रेजेंटेड नहीं दिखाया जाए कि ये, हम इन्हें बहुत बुरा कंसीडर करते हैं। जैसे मान लो 4 बच्चों में एक आध बच्चा पढ़ने में कमजोर होता है तो वो और छोटा छोटा महसूस करता है, और कोई मेहमान भी आता है तो वो उसे बुरा दिखाता है कि अरे ठीक है बेटा कोई नहीं, बाकी 3 को ज्यादा पूछता है, अरे अच्छे हैं पढ़ने में या कुछ भी। कहने का मतलब है इंसान को मार्जिनलाइज्ड ना लगे, अपने से अलग ना लगे, ऐसा ना लगे कि मैं इस देश का नागरिक हूं तो मैं भी इस देश के लिए कुछ कर सकता हूं, मुझे भी बराबर से रिस्पेक्ट मिले, मैं भी अपने देश को रिप्रेजेंट करूं, ऐसी मुझे अपॉर्चुनिटी मिले और मुझे भी इंक्लूडेड रखा जाए इस देश के अंदर, स्पेशली इन डाइवर्स सोसाइटी, जहां ऐसे ऐसे समाज में जहां पर डाइवर्सिटी होती है, मतलब जहां पर अलग अलग जात बिरादरी के, कास्ट के, रिलीजन, धर्म के लोग होते हैं। बेल्जियम ने एकोमोडेशन करा था, गवर्नमेंट ने ये स्टेप लिया था, अकोमोडेशन मतलब सारी जाति प्रजाति, सारी जाति धर्म के लोगों को एडजस्ट किया था ताकि वो हैंडल कर सके एथनिक डाइवर्सिटी इन इस तरीके से कि अवॉइड कर सके कंफ्लिक्ट। कंफ्लिक्ट मतलब प्रॉब्लम्स को अवॉइड कर सके, जो लड़ाइयां हैं, सिविल वॉर श्रीलंका में हुई है, उस जैसी सिचुएशंस को अवॉइड कर सके, तो उन्होंने कहा कि हम तो एक एथनिक डाइवर्सिटी लाएंगे, मतलब तौर तरीके से विविधता करेंगे, ठीक है। प्रॉब्लम क्या अराइज हुई थी? फ्रेंच स्पीकर्स ब्रुसेल्स में थे, आपको याद है कि हम एक बार थोड़ा सा हम रिवीजन करते, ध्यान से देखो, फिर से ऊपर आओ। हम देख रहे थे कि जो हमारा ये बेल्जियम है इसमें 2 कैटेगरी के ज्यादातर, जर्मनी भी थे, जर्मनी के लोग भी थे, बट 2 कैटेगरी सबसे ज्यादा थी। सबसे पहले अगर हम बात करें तो रेड वाला था हमारा फ्रेंच स्पीकिंग लोग, और येलो वाला हमारा जो था वो डच स्पीकिंग था। डच स्पीकिंग की पॉपुलेशन ज्यादा थी और फ्रेंच स्पीकिंग की कम थी। 59% डच स्पीकिंग थे और 40% के आसपास फ्रेंच स्पीकिंग थे। तो ज्यादातर देश में फ्रेंच की चलनी चाहिए, लेकिन सॉरी डच की चलनी चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम ये थी जो फ्रेंच स्पीकिंग लोग थे वो कैपिटल में ज्यादा थे, ब्रुसेल्स जो कैपिटल है उसमें ज्यादा थे, और उनके पास पैसा ज्यादा था, संपत्ति ज्यादा थी, रिस्पेक्ट वैल्यूज ज्यादा थी, ज्यादा उनको पूछा जाता था। तो डच स्पीकिंग लोग में ज्यादा अपने आप को दूर समझ रहे हैं, वो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो क्यों ना सरकार ने ऐसा सिस्टम बनाया, क्यों ना हम सबको ही एक इक्वल रिस्पेक्ट दे, एक ऐसा कानून, एक ऐसा विधान बनाए, सबको लगे हम प्रोटेक्टेड है, हमारे साथ कुछ गलत नहीं होने वाला। तो अगर हम आगे चले तो प्रॉब्लम्स क्या क्या थी? तो फ्रेंच स्पीकर जो ब्रुसेल्स में थे, फ्रेंच स्पीकर जो ब्रुसेल मतलब राजधानी में, वो ज्यादा पावरफुल थे और ज्यादा पैसा था उन लोगों के पास डच स्पीकर से, राजधानी की बात कर रहा हूं। और डच स्पीकर जो है वो डिस्क्रिमिनेटेड फील करते थे, जॉब्स में, एजुकेशन में, पॉलिटिक्स में उन्हें भेदभाव लगता था अपने अंदर। तो इसीलिए रिस्क आया सिविल वॉर का या सेपरेशन का, या तो देश अलग कर दो या सिविल वॉर का डर लगा। अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तो सिविल वॉर या सेपरेशन होता, तो प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई। बेल्जियम ने क्या स्टेप लिए? एकोमोडेट मतलब एडजस्ट करने के लिए, चीजों को सुलटाने के लिए। और बेल्जियम ने जो मेजोरिटेरियनिज्म था जो श्रीलंका ने फॉलो किया, ज्यादा आबादी, ज्यादा लोग, इन्हीं की सरकार बनेगी, इन्हीं के लोग पॉलिटिक्स में जाएंगे, इन्हीं के लोग ज्यादा अच्छी एजुकेशन लगे, इन्हीं को रिजर्वेशन मिलेगी, ऐसा बेल्जियम ने नहीं करा, मेजोरिटेरियनिज्म नहीं रखा। तो इंस्टेड इन्होंने अडेप्ट करा एक क्लेवर, चालाक मॉडल, किसका? पावर शेयरिंग का, जिसने बेल्जियम का एकोमोडेशन मॉडल लाया। क्या था वो मॉडल? बेल्जियम का जो मॉडल था एकोमोडेशन का, पहला, इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर फ्रॉम डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज, जो मंत्री हैं, मिनिस्टर हैं, वो दोनों के बराबर होंगे, किसी का ज्यादा नहीं होगा, किसी का कम नहीं होगा, भले आबादी किसी की भी ज्यादा क्यों ना। जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी, आपको पता है हमारे देश में 2 सरकार होती है, एक राज्य सरकार जो अपने राज्य की होती है और एक केंद्र सरकार जो पूरे देश को
चलाती है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्र सरकार होती है। तो बेल्जियम में जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी उसमें जो डच स्पीकिंग और जो फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर थे वो बराबर थे, यानी कि जो केंद्र सरकार जो पूरे देश को चला रही है उसमें डच और फ्रेंच दोनों के मंत्रियां बराबर थे। इवन डच स्पीकर आर मेजोरिटी, भले ही हमने देखा था कि डच स्पीकर ज्यादातर मेजोरिटी में है, लेकिन फिर भी इन्होंने दोनों मंत्रियों को सेंट्रल गवर्नमेंट में बराबर रखा। दूसरा, इन्होंने कहा कोई भी कम्युनिटी डोमिनेट नहीं करेगी सरकार, मतलब ना तो डच की सरकार ज्यादा डोमिनेट करेगी ना फ्रेंच की सरकार ज्यादा डोमिनेट, दोनों बराबर बराबर है। कोई भी ऐसा बंदा ना हो जो अपनी सरकार अपनी जाति से अपनी सरकार को ज्यादा प्रमोट करे, या कोई भी ऐसा बंदा नहीं होगा जो अपनी ही जातियों के लोग को ज्यादा प्रमोट करे। ठीक है, रिजल्ट क्या हुआ, दोनों कम्युनिटी को लगा कि हम रिप्रेजेंटेड है, हम अपने देश को आगे जाके रिप्रेजेंट कर सकते हैं नेशनल लेवल पे, नेशन के लेवल पे, तो दोनों को ये महसूस हुआ। दूसरा, स्टेट गवर्नमेंट को स्पेशल पावर दी गई। अब आपको पता है दोनों सरकार बराबर है मंत्री, लेकिन जब हम राज्यों की बात करेंगे तो जो बेल्जियम छोटे छोटे हिस्सों में बटेगा, वहां पर कुछ हिस्से ऐसे हैं जहां पर ज्यादातर डच भाषी लोग हैं और कुछ कुछ फ्रेंच भाषी लोग हैं, तो इससे तो प्रॉब्लम हो सकती है उन राज्यों में, छोटे छोटे राज्यों में, तो वहां कैसे ठीक करेंगे। तो इन्होंने जहां पर ऐसी सिचुएशन हो वहां के राज्यों को स्पेशल पावर दे दी, ईच लैंग्वेज ग्रुप को, मतलब स्टेट गवर्नमेंट ने अलग अलग पावर दे दी हर रीजन को, हर क्षेत्र को, अलग अलग जगहों को। जैसे स्टेट गवर्नमेंट वर नॉट अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड मीनिंग दे हैड ऑटोनॉमी, जो स्टेट गवर्नमेंट है ना वो सेंट्रल गवर्नमेंट पे डिपेंड नहीं करेगी, उसकी अपनी खुद की ऑटोनॉमी है, अपनी खुद की जो वो चाहे वो कर सकती है। हर रीजन में डच फ्रेंच और जर्मन है, वो अपने खुद के अफेयर्स, कल्चर और लैंग्वेज को मैनेज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये पूरा कमरा एक बेल्जियम है, बेल्जियम के अब मेन सिटी सेंट्रल गवर्नमेंट ब्रुसेल्स में है, सेंट्रल गवर्नमेंट में मेजोरिटी दोनों बराबर बराबर मंत्री है, लेकिन ये वाला इलाका जो यहाँ का, इस कमरे का वो कोना और ये कोना, इस कोने में मान लो डच भाषी लोग ज्यादा है, तो यहाँ आपको पता है ज्यादातर यही कल्चर फॉलो किया जाना चाहिए। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ये भी इंश्योर करेगी कि पूरे देश में किसी को दबाया ना जाए। अगर आप यहाँ देख रहे हो आपके डच भाषी लोग ज्यादा हैं, तो यहाँ अगर आप चाहते हो कि आपके ज्यादातर जो स्कूल हैं वो इन्हीं के हो या इनकी लैंग्वेज को ज्यादा प्रेफर किया जाए, तो आपको कोई दबा नहीं रहा, आप अपना खुद का अपना कल्चर जो आप मना रहे हो, रीति रिवाज, त्योहार, या अपना खुद का अफेयर जो भी आपका पॉलिटिकली प्रॉब्लम है या कोई भी आपके प्रॉब्लम्स है उस पर्टिकुलर जगह पर, या कोई भी भाषा की प्रॉब्लम है, वो आप खुद से सुलझा सकते हो। सेंट्रल गवर्नमेंट आपको आके ये नहीं कहेगी कि ये तुम क्या कर रहे हो, ये हटाओ, ये मत करो, नहीं, यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू विच इज बेटर फॉर योर रीजन। ठीक है ना, समझ में आया ये चीज। तो ये चीज हुई कि हर राज्य को स्पेशल पावर दी, जिस राज्य में जैसे जैसे भाषी लोग हैं या जिस राज्य में जैसे जैसे चीजें चलनी है चलाओ, डोमिनेशन नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप सिविल वॉर की सिचुएशन कर दो, पता चले यहां बुरा हाल हो रहा है, नहीं नहीं, राज्य कंट्रोल्ड में रहेंगे लेकिन आपके पास इस मुद्दे पर स्पेशल पावर है, आप जो चाहो आप वो कर सकते हो। गलत नहीं करना, सही करने को प्रमोट करना है। इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन ब्रुसेल्स, जो आपकी कैपिटल सिटी है, वहां पर तो आपने यूनिक प्रॉब्लम थी क्योंकि वहां पर उल्टा सीन था, और वहां पे सीन भी क्या, देखो 80% तो फ्रेंच लोग थे और 20% डच थे, तो अब इस हिसाब से तो जो कैपिटल सिटी है वहां पर तो कौन डोमिनेट करना चाहिए, वहां पे तो फ्रेंच करना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इन्होंने क्या कहा, गवर्नमेंट ने इक्वल पावर दी फ्रेंच और डच दोनों को ब्रुसेल्स में, राजधानी में भी बराबर रखा दोनों को, और कोई मैटर नहीं करता पॉपुलेशन कितनी है, सबको बराबर डिसीजन दिए ब्रुसेल्स में। और ये अवॉइड करा इन्होंने डोमिनेशन ऑफ फ्रेंच स्पीकर इन कैपिटल सिटी, कैपिटल में फ्रेंच ज्यादा थे, पूरे देश में फ्रेंच लोग कम थे लेकिन कैपिटल में ज्यादा थे, तो उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि कैपिटल में फ्रेंच लोग ज्यादा हैं। और आपको पता है जो भी राजधानी होती है वहीं पर सारी सेंट्रल गवर्नमेंट की मीटिंग्स होती है, दिल्ली केंद्र सरकार की जो भी बैठक होती है या जो भी सारे सेंट्रल मिनिस्टर्स के जो घर है या कुछ भी जो भी इनकी मिनिस्ट्री है सब दिल्ली में होती है। तो जब वो चीज की सिचुएशन लगी लोगों को कि यहाँ तो ये हमारी कैपिटल सिटी है, ये हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट बैठेगी, यहाँ पर अब हम यहाँ पे देख रहे हैं 80% लोग तो फ्रेंच लोग हैं, 20% डच है, तो क्या हम 80% 20% के हिसाब से मंत्री बिठाएं, नहीं, उन्होंने कहा बराबर बिठाएंगे क्योंकि ये कैपिटल सिटी है, ये इंपॉर्टेंट सिटी है, तो उन्होंने वहां पर बराबर से बिठाया लोग। ठीक है ना। चौथा, सेपरेट गवर्नमेंट फॉर कल्चरल कमिटीज, अलग से कल्चरल कमिटीज के लिए अलग से सरकार बनाई, क्या समझो,
बेल्जियम ने क्रिएट करी कम्युनिटी गवर्नमेंट, मतलब डच स्पीकर के लिए कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई है, अलग अलग कम्युनिटी की अलग अलग से सरकार है। डच भाषी लोग हैं उनकी अलग कम्युनिटी, अलग सरकार है उनकी भाषा के लिए। फ्रेंच स्पीकिंग है उनके लिए अलग से है, इवन जर्मन स्पीकर तो 1% है, उनकी भी अलग से सरकार बना रखी ताकि सबके अधिकार प्रोटेक्टेड रहे। मान लो फॉर एग्जांपल डच स्पीकिंग लोग डोमिनेट कर रहे हैं फ्रांस को, फ्रेंच भाषी लोग को, कि नहीं हटाओ ये सब वो सब, मान लो हो सकता है ना ऐसे कल को। तो जब उन्हें ऐसा लगेगा कि ये हो रहा है तो वो क्या करेंगे, तो वो उनके पास अपनी खुद की कम्युनिटी की सरकार बनी हुई है, वो उसको कंप्लेंट करेंगे। और सरकार के पास क्या होता है, फिर पावर होती है, पैसा है, सब चीज है। एक्चुअल में आपका संविधान बना हुआ है, आप उसे थोड़ा ना छेड़छाड़ कर सकते हो। तो इन्होंने कहा कि हमारी भाषा में प्रॉब्लम ना आए तो हम गवर्नमेंट कम्युनिटीज बनाते हैं, अपनी कल्चर की कम्युनिटीज, हमारे कल्चर प्रोटेक्टेड रहे, इसके अलग से सरकार बनी रहेगी। ये गवर्नमेंट के पास क्या क्या पावर थी, देखो क्या क्या पावर थी गवर्नमेंट के पास। कल्चर की पावर है अपनी, उसकी फ्रेंच की एजुकेशन है तो फ्रांस की एजुकेशन, मतलब फ्रेंच एजुकेशन, डच एजुकेशन लेने डच एजुकेशन, या उनके लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज भी यही संभालती थी। यानी कि ये सरकार, जो बाकी की जो सरकारें हैं, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके अलावा एक कम्युनिटी गवर्नमेंट बना रखी है। तो कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या करेगी, जो कल्चर कम्युनिटी गवर्नमेंट है वो सिर्फ इन मुद्दों पे काम करेगी। कहां से पैसा आ रहा है, देश में क्या विकास हो रहा है क्या नहीं हो रहा, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, वो बाकी सरकार संभाले, लेकिन ये सरकार अलग से ये चीजें संभालेगी। समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं। इससे हुआ क्या, एथनिक ग्रुप जो अलग अलग, जो कास्ट थी, धर्म थे, अलग अलग ग्रुप जो थे, वो अपनी आइडेंटिटी को बचा सके, अपने कल्चर को बचा सके, या अपने कल्चर को फॉलो कर सके बिना किसी डर के कि कोई मुझे खा जाएगा या मार जाएगा। ठीक है, वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, आपकी बुक का नेक्स्ट टॉपिक है, सेकंड लास्ट टॉपिक या शायद लास्ट टॉपिक है, कि जो पावर शेयरिंग है ये डिजायरेबल क्यों है। मतलब आप पावर शेयरिंग देखो, अब आप बताओ, आपसे पूछा पावर शेयरिंग सही है एक देश में या नहीं है, सही है, तो इसका क्यों डिजायर रखते हैं लोग। जैसे आपको ना, आप आईफोन की डिजायर क्यों रख रहे हो खरीदना, बोले भैया अच्छा है, ये चलता है वो चलता है, ऐसा होता है वैसा। तो वैसे ही जो पावर शेयरिंग है, एक देश क्यों चाहेगा कि उसके देश में पावर शेयरिंग हो, क्यों डिजायरेबल है, इच्छा क्यों रख रहे हैं लोग। कहता है इसका एक प्रूडेंशियल रीजन है और एक मोरल रीजन है। दो रीजन होते हैं, आपकी बुक में भी ये दो रीजन लिखे होंगे, इन दोनों रीजनों को समझते हैं। प्रूडेंशियल रीजन क्या कहलाता है, जो प्रैक्टिकल रीजन है, मतलब पावर शेयरिंग अच्छा है क्यों, बिकॉज इट रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कंफ्लिक्ट, इससे जो कंफ्लिक्ट, लड़ाइयां हो सकती हैं, उसकी प्रॉब्लम, उसकी पॉसिबिलिटी को ये कम कर देता है, अगर आप पावर सब में बराबर बांट दो। बिटवीन सोशल डिफरेंट सोशल ग्रुप, अलग अलग जाति धर्म के लोगों के बीच में अगर आप पावर बांट दोगे बराबर, तो सबको एक दूसरे पे डिपेंड होना पड़ेगा, सब एक दूसरे को बराबर समझेंगे, कोई किसी को ज्यादा डोमिनेटिव नहीं समझेगा, यानी कि कंफ्लिक्ट जो हो सकते थे उसके चांस कम हो जाएंगे। एक्सप्लेनेशन क्या है, कहता है डाइवर्स पॉपुलेशन है, मान लो भाषा के आधार पर अलग हो सकते हैं लोग, या मान लो भाषा सेम बोल रहे हैं लेकिन धर्म के आधार पर अलग हो सकते हैं, या भाषा सब सेम है, रंग रूप के हिसाब से अलग हो सकते हैं, या मान लो जाति कास्ट के हिसाब से, लोअर कास्ट अपर कास्ट, जरूरी थोड़ी ना सिर्फ भाषा ही अलग होगी, बहुत सारी चीजें अलग हो सकती है। तो अगर एक ग्रुप दूसरे को डोमिनेट करेगा तो दूसरा वाला डिसरिस्पेक्टेड या एक्सक्लूडेड फील करेगा कि मेरे तो बेइज्जती महसूस कर रहा हूँ, या मुझे ऐसा लग रहा है कि ये देश में यही है, मैं तो हुई नहीं, मुझे तो फालतू में बनाया जा रहा है इस देश का नागरिक। तो इस वजह से उनके मन में टेंशन आएगी, वो प्रोटेस्ट करेंगे, प्रदर्शन करेंगे कि हमारे को बराबर अधिकार दो, और देश विकास करना चाहिए, वहां देश अपने आपस में लड़ता रहेगा। तो सिविल वॉर भी हो सकती है जैसे कि श्रीलंका में हुई। तो पावर शेयरिंग से आपको क्या क्या मदद मिलती है, पावर शेयरिंग आपको मेंटेन करने में मदद करता है यूनिटी, एकता। पावर शेयरिंग से इंसान में एकता आएगी, उसको पता है ये भी बराबर है मैं भी बराबर हूँ, क्यों, क्योंकि हमारे संविधान में सबको बराबर ट्रीट करा गया है। दूसरा वो सोचेगा, शांति आएगी, भाई पावर बटी हुई है, कोई आपस में लड़ेगा नहीं, मेरे को ज्यादा पावर है तेरे को ज्यादा, सब बराबर है। और स्टेबिलिटी आएगी, क्योंकि हर इंसान को लगेगा मैं भी आगे बढ़ सकता हूँ, सबको बराबर अधिकार मिला हुआ है। ठीक है ना। एग्जाम्पल, श्रीलंका में आपने देखा मेजोरिटी सिन्हेलिस थी, इन्होंने डोमिनेट करा, सिविल वॉर हुई, बहुत लंबी सिविल वॉर हुई, कितने साल तक चली थी, 25 साल, वेरी गुड। और बेल्जियम में जो पावर थी वो तरीके से बांटी, जिस वजह से सुख शांति आई, प्रोस्पेरिटी आई। ठीक है ना। मॉरल रीजन क्या होता है, तो पहला रीजन हमने पढ़ा प्रूडेंशियल रीजन, जिसका कंफ्लिक्ट होने का चांस कम है, इसलिए डिजायरेबल होता है। मॉरल रीजन क्या है, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल, कहता है पावर शेयरिंग जो होती है ना, वो डेमोक्रेसी की स्पिरिट है, लोकतंत्र की स्पिरिट है। मतलब देखो ना, किसी गेम की स्पिरिट, एक गेम खेल रहे हो तो तमीज से खेलो, चीटिंग ना करो, सही से खेलो, तरीके से खेलो। तो वैसे ही पावर शेयरिंग, जब लोकतंत्र एक देश को बनाया जाता है,
अगर उस लोकतंत्र में पावर शेयरिंग ना हो तो वो देश लोकतंत्र ही नहीं कहला सकता। आप खुद सोचो, लोकतंत्र क्या है? जहां लोग अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। मैं चाहूं जिस मर्जी को सरकार बना सकता हूं, मेरे पास इच्छा है, मैं खुद मंत्री बन सकता हूं। मुझे नहीं फर्क पड़ता मैं कौन सी जात बिरादरी का हूं, मैं कौन से धर्म का हूं, मैं हिंदू हूं, मुस्लिम हूं, पंजाबी हूं, सिख ईसाई जो भी हूं, मैं काला हूं, गोरा हूं, नहीं फर्क पड़ता। आई कैन मेक द गवर्नमेंट। ठीक है ना? तो हर इंसान के पास बराबर अधिकार है और उसको बराबर रिप्रेजेंटेड किया जा सकता है। तो पावर शेयरिंग डेमोक्रेसी की स्पिरिट है। लोकतंत्र है तो उसके अंदर पावर शेयरिंग कंपलसरी है, वो होनी ही चाहिए। अगर नहीं है तो फिर आप समझ जाओ क्या ही प्रॉब्लम है। एक देश फिर लोकतंत्र है ही नहीं, वहां फिर लड़ाइयां होंगी। ठीक है ना? डेमोक्रेसी मींस गवर्नमेंट बाय पीपल। आपको वही देखो, डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? लोगों के द्वारा सरकार। तो पीपल सिर्फ वोटर नहीं है, वो सरकार भी बन सकते हैं, पार्टिसिपेट ले सकते हैं डिसीजन में। पीपल आर नॉट जस्ट नो वन ग्रुप और पीपल शुड हैव एब्सोल्यूट पावर। वही, किसी एक के पास ऐसा नहीं होना चाहिए कि सारी पावर उसी के पास हो। तो शेयरिंग पावर शोज रिस्पेक्ट फॉर ऑल सिटीजन। अगर पावर को आप बांटोगे, रिस्पेक्टेड फील करोगे एंड मेक देम फील इंक्लूडेड, और उन्हें लगेगा कि हम इस देश में इंक्लूडेड। ठीक है ना? आगे चले। एग्जाम्पल इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट है, फिर स्टेट गवर्नमेंट है, फिर लोकल। अब आपसे एक सवाल पूछता हूं, इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट के बाद, स्टेट के बाद लोकल गवर्नमेंट भी क्यों बनाएगी? आप मुझे एक रीजन बताओ। मैं आपको इसका बेस्ट रीजन बताता हूं। आप बिहार से हो, बिहार में कितनी भाषा बोली जाती है? मैथिली, भोजपुरी, और कोई भाषा पता है आपको? और भी है मेरे ख्याल से, एक दो और है ना। अब आप बताओ, अगर मैं बिहार की बात करूं तो बिहार एक पूरा राज्य है। अब मान लो एक मंत्री दिल्ली से बना दिया जाए, वो हिंदी बोल रहा है, और फिर कोई बिहार का इंसान परेशान हो या कुछ भी हो, वहां जाके वो मैटर सॉल्व करे। या बिहार का कल्चर, क्योंकि आप देखो ना, दूरी है, बिहार में क्या कल्चर फॉलो करा जा रहा है, ये कोई राजस्थान या कोई साउथ का मंत्री सोच पाएगा? नहीं। वहीं का बराबर इंसान उनके अधिकार या उनकी परेशानियों सुलझा पाएगा? उनको उस इंसान से अपनापन लगेगा। और वहां पर भी आप देखो, लोकल गवर्नमेंट इसलिए बनाई गई है क्योंकि क्षेत्र में भी अलग अलग ऊंची जातियां, नीची जातियां, और अलग अलग भाषा, कोई मैथिली बोल रहा है, कोई भोजपुरी, उनके भी अलग अलग डिवीजन है। कहने का मतलब है, अगर आप इतने बड़े देश को चलाना चाहते हो बराबर, कोई कन्फ्लिक्ट ना हो, कोई मुद्दे ना खड़े हो, तो आपको सबके लिए पहले तो गवर्नमेंट को बांटो, जहां पर हर एक, पहली चीज, आसानी से आप गवर्नमेंट मैटर्स को सॉल्व कर पाए, डिसीजंस को सॉल्व कर पाए अच्छे से। दूसरा, हर इंसान अपने अपने आप को ये महसूस करा सके कि हाँ, मैं हूं, मेरा ही जैसा बंदा मेरा लीडर है, वो मेरी बात सुनेगा, मेरी बातें समझेगा। उसको दूसरा ऐसा ना लगे कि मैं यहाँ का हूं और कोई और का बंदा मुझे देश चला रहा है। अगर फॉर एग्जाम्पल एक साउथ का इंसान परेशान है कि नरेंद्र मोदी नॉर्थ का या फिर वेस्ट का बंदा है, इसको सरकार चलाने के लिए क्यों दे रखी है, इनको हटाओ सरकार से, तो वो इस चीज से अपने आप को सहमति दे सकता है कि जहां मैं रहता हूं वहां का जो एमएलए है वो मेरा खुद का यहीं का बंदा है, साउथ का ही, और मेरा जहां का जो सीएम है वो भी मेरे साउथ का ही बंदा है। मेरे को तो मेरी जगह से मैटर करना चाहिए। देश भी विकास इंपॉर्टेंट है, मेरे को मेरे देश, मेरी जगह जब विकास करेगी तभी तो मेरा देश विकास करेगा। तो समझ रहे हो आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? डेमोक्रेसी स्ट्रॉन्ग और फेयर बनती है अगर पावर आप, स्ट्रॉन्ग क्यों? ताकतवर क्यों? क्योंकि सब एक दूसरे के साथ रहेंगे मिलके। और फेयर क्यों? क्योंकि आपने पावर बांट रखी है, कोई एक दूसरे को ऊंच नीच नहीं करेगा। ठीक है ना? आगे चले। फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। अगर आप पावर शेयरिंग कर रहे हो, उसके टाइप्स क्या है? तो भैया, पावर शेयरिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप सोशल ग्रुप, मान लो अलग अलग सोसाइटी में अलग अलग ग्रुप्स होते हैं, जैसे कि कम्युनिटीज हो जाए, या इलाकों के हिसाब से, रीजन, मोहल्ले के हिसाब से अलग अलग लोग होते हैं, या पॉलिटिकल पार्टी के हिसाब से अलग अलग लोग होते हैं। उसमें आप क्या कर रहे हो? सोशल ग्रुप पावर को बांटते हैं एक देश में चलाने के लिए। एक देश को चलाना है, एक अकेला बंदा पूरे देश को नहीं चलाएगा, पावर को बांट दो, छोटे छोटे लेवल पर बांट दो, ताकि गवर्नमेंट अच्छे तरीके से चल सके। इससे इंश्योर होगा कि कोई भी ग्रुप किसी को डोमिनेट नहीं करेगा और एक फेयर डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं लाएगा। मान लो फॉर एग्जांपल एक पर्सन है ए, वो एक्स कम्युनिटी से बिलोंग करता है एक देश में, और एक कम्युनिटी है वाई जो वाई से नहीं बिलोंग करता। अगर मान लो वो एक पर्सन है ए कम्युनिटी, और वो जिस जगह से खड़ा हुआ है वो उस कम्युनिटी को, आप जनरली सब छोड़ो, आप मुझे बस इतना बताओ, जब एक पर्टिकुलर मोहल्ले में, जैसे अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो अभी आपने देखा होगा
यहाँ पर इलेक्शंस हुए थे दिल्ली में, तो कुछ ऐसे इलाके थे जहां पर मुस्लिम लोग रहते हैं, तो वहां पर ज्यादातर चांसेस क्या है, कौन जीतेगा, मुस्लिम कोई लीडर जीतेगा। कुछ इलाके ऐसे हैं जहां थोड़ी लोअर कास्ट के लोग रहते हैं, वहां ज्यादातर चांसेस क्या है, लोअर कास्ट का मंत्री जीतेगा। कहने का मतलब है वो लोग अपने आप को इंश्योर कराएंगे कि हमारा बंदा हम उसे जिताएंगे, ताकि इक्वल फेयर चीजें नजर आए। अगर मान लो अब यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिए जाए, एक कम्युनिटी है, फॉर एग्जाम्पल अगर एक कम्युनिटी है जो एक कम्युनिटी है, सारी एक कम्युनिटी लेते हैं यहाँ पे लोग, और लीडर जो है ना वो दोनों एक कम्युनिटी के ही नहीं है, तो वहां के लोग ना अजीब सा फील करेंगे, कहेंगे यार हमारे जैसा बंदा तो कोई है नहीं लीडर, अजीब फील करेंगे, और वो कहेंगे कि हमें तो समझ नहीं आ रहा, तो हम वोट ही नहीं कर रहे। कहने का मतलब है एक इंश्योर करता है एक ग्रुप डोमिनेट ना करे किसी दूसरे को, और एक फेयर डेमोक्रेटिक सिस्टम बनाए। तो मेरे भाई पावर शेयर करने के चार तरीके हैं। हमारे इंडिया की अगर हम बात करें या कहीं भी देश की हम बात करें तो चार तरीके से पावर को बांटा जा सकता है। कैसे तरीका, पहला तरीका है हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग, बड़े ध्यान से समझना, ये हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग है, मतलब लेवल नहीं है, यही एक लेवल है और इसी लेवल पे सरकार को बांट देना। तो ये एक लेवल है, इसी पे सरकार, देखो सारे कोई अपने आप को ऊपर नीचे महसूस कर रहा है, नहीं, सब बराबर है। ऐसा नहीं कि कोई इसके ऊपर बैठा हो, फिर कोई इसके नीचे बैठा हो, फिर कोई इसके और नीचे हो, सब एक ही लेवल पे, एक हॉरिजॉन्टल। इसमें हम जब सरकार को बांटते हैं हमारे इंडिया में, तो हमारे सरकार के हम ऑर्गन को बांटते हैं, अंग, हमारे सरकार के अंग, एक होता है एग्जीक्यूटिव, एक होता है लेजिस्लेटिव, एक होता है जुडिशरी। तो हमारे इंडिया में जब भी आपसे क्वेश्चन आए कि टाइप्स ऑफ पावर शेयरिंग बताओ, तो पहला हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, लेजिस्लेचर। और इसमें आप देख रहे हो सरकार के तीन अंग है, ये अंग कहलाते हैं आपके सरकार के, ठीक है ना। लेजिस्लेचर में लॉ मेकिंग होता है, जुडिशरी में लॉ को आप रिव्यू करते हो सही बनाया है कि नहीं बनाया, पार्लियामेंट आ जाता है, सॉरी आपका कोर्ट आ जाते हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। और एग्जीक्यूटिव में आपके जो आ जाते हैं, जो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, जो लॉ बनते हैं उनको एग्जीक्यूट करे कि सारा कार्य जो कराया गया है इसका पालन ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा, सारे डिपार्टमेंट्स जो इनका काम करते हैं। और ये इक्वल है सबके सब और इंडिपेंडेंट है, कोई भी ऐसा नहीं है किसी के ऊपर डिपेंडेंट है। मैंने आपको ये ऑलरेडी बता रखा है, मैं फिर भी एक बार थोड़ा डीपली बताता हूँ। लेजिस्लेचर के अंदर फॉर एग्जांपल प्रधानमंत्री, एग्जीक्यूटिव के अंदर फॉर एग्जांपल आपके एग्जीक्यूटिव के अंदर आते हैं राष्ट्रपति, और फॉर एग्जांपल जुडिशरी में आते हैं आपके सारे कोर्ट के जज। अब लेजिस्लेचर कानून बनाते हैं, लेजिस्लेचर के अंदर जो प्रधानमंत्री हैं वही सब काइंड ऑफ मिलके डिसाइड करते हैं दोनों कि कौन हमारा राष्ट्रपति बनेगा, एग्जीक्यूटिव। और बाद में जब सरकार बनती है तो एग्जीक्यूटिव ही उनके कानून को पास करते हैं। तो देखो दोनों एक दूसरे पे कैसे डिपेंड कर गए। और एग्जीक्यूटिव जो होते हैं वही जज को भी चुनते हैं, और जज आगे जाके लेजिस्लेचर के लोगों को फटकार मार देते हैं कि गलत कानून बनाया, ठीक करो। तो तीनों एक दूसरे से कैसे डिपेंडेंट है, कोई भी एक दूसरे पे, मतलब ऐसा नहीं है कि हम जो है ना सबसे ज्यादा पावर मेरे पास है, मैं सबसे ज्यादा आजाद हूं। हाँ, तीनों आजाद है एक दूसरे पे, लेकिन काइंड ऑफ कोई एक दूसरे के पर वैसा नहीं है कि मैं मैं सबसे ज्यादा पावरफुल हूँ, सबसे ज्यादा स्ट्रांग हूँ। तीनों अपने आप में आजाद है, जो जिसका जैसा मन करे वो कर सकता है, कोई किसी पे बंधक नहीं डालेगा, और जुड़े हुए एक दूसरे से। अभी प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर दोनों के दोनों आपके, और कैबिनेट के जितने भी मिनिस्टर्स हैं वो सारे के सारे आपके एग्जीक्यूटिव में आते हैं। लेजिस्लेचर में लॉ मेकिंग पार्लियामेंट आ जाती है, जो आपके कानून बना रहे हैं। एट लास्ट कानून प्राइम मिनिस्टर ही मिलके या उनकी सरकार ही मिलके तैयार कर रही है, बन भले पार्लियामेंट में रहे, पार्लियामेंट या कोई असेंबली, जैसे कि लोकसभा में लेजिस्लेटिव असेंबली हो गई आपकी, जैसे स्टेट की असेंबली हो गई, वो सब। और जुडिशरी में कोर्ट आ गए। हर ऑर्गन जो गवर्नमेंट का होता है उसके पास अपनी खुद की पावर होती है और खुद के फंक्शंस होते हैं, बट दे चेक एंड बैलेंस ईच अदर। देखो हर किसी के पास अपनी खुद की पावर है, अपने खुद के फंक्शन है, लेकिन ये एक दूसरे को चेक करते हैं और बैलेंस करते हैं कि कोई सही चल रहा है, नहीं चल रहा, कोई खराबी तो नहीं है, इस तरीके से। और कोई भी एक ब्रांच ऐसी नहीं है कि वो दो ज्यादा पावरफुल बन जाए, ये भी वो चेक करते हैं कि तीनों बराबर रहे। ऐसा ना हो कि एग्जीक्यूटिव सबसे ज्यादा पावरफुल हो जाए, पार्लियामेंट सबसे ज्यादा पावरफुल, सॉरी लेजिस्लेटिव ज्यादा पावरफुल ना हो जाए, या फिर
जुडिशरी सबसे ज्यादा पावरफुल हो जाए। एग्जाम्पल, इंडिया के अंदर प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्टर जो है वो एग्जीक्यूटिव बनाते हैं, और पार्लियामेंट हमारा कानून बनाती है, और सुप्रीम कोर्ट हमारे लॉ या जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल जुडिशरी है उसको संभालते हैं, इंश्योर करते हैं सब कायदे कानून तरीके से चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं। और ये ब्रांचेस जो है एक दूसरे में इंटरफेयर नहीं कर सकती, एक दूसरे के काम को चेक नहीं कर सकती। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है? इससे दिख रहा है कि कोई भी एक ब्रांच पावरफुल नहीं हो जाती, और फेयर गवर्नेंस आ जाती है, करप्शन रुक जाता है, और डेमोक्रेसी बनी रहती है। अगला आता है वर्टिकल पावर शेयरिंग, जिसे फेडरल सिस्टम कहते हैं, जो हमारे इंडिया में होता है। अब वर्टिकल मतलब ऐसा पावर, यहाँ पे कोई होगा, फिर कोई होगा, फिर कोई होगा। तो इसमें अब ऊपर तो हमने पढ़ा था वो कहलाता था ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट, शरीर के गवर्नमेंट के अंग, लेकिन ये ऑर्गन नहीं कहलाता, ये आप समझ लो गवर्नमेंट के टाइप्स कहलाता है एक तरीके से। जिसमें आप देखोगे गवर्नमेंट सेंट्रल लेवल, केंद्र शासित लेवल पे होती है, केंद्र लेवल पे, स्टेट लेवल राज्य स्तर पर, या फिर लोकल लेवल पर आ जाती है तीसरी। और ये हिरार्किकल मैनर में होती है। हिरार्ची समझते हो? इस तरीके से टॉप टू बॉटम, इस तरीके से नीचे, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा, सेंट्रल सबसे बड़ा, स्टेट उससे छोटा, लोकल सबसे छोटा। एक्सप्लेनेशन, जो कंट्री जैसे कि इंडिया, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे नेशनल लेवल पर होती है, वो पावर शेयर करती है राज्य सरकार के साथ, ठीक है ना, और रीजनल लेवल पे। और सेल्फ गवर्नमेंट जो होती है, जैसे गाँव की, शहरों में सरपंच, और शहरों में जो एमसीडी होती है, वो तीसरी सरकार होती है हमारी। ठीक है, ये सिस्टम इंश्योर करता है कि लोकल इशू लोकल लेवल पे संभाले जाएं, लेकिन कुछ इश्यूज ऐसे हैं जैसे डिफेंसिव या फॉरेन पॉलिसी, ये कौन संभालेगा? ये नेशनल लेवल पे संभाले जाएंगे। जो आपकी फॉरेन डिफेंसिव का कोई काम हो जाए या कोई फॉरेन पॉलिसी संभालनी हो, ये क्या लोकल सरकार संभालेगी? एक दिल्ली के राज्य की सरकार नहीं, पूरे देश की सरकार, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट संभालेगी। ठीक है ना, बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ। इंडिया का फेडरल सिस्टम कैसा है? तो इंडिया में देखो सेंट्रल गवर्नमेंट है जो फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस, करेंसी ये सब संभालती है। स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है? एजुकेशन, हेल्थ, पुलिस ये सब संभालती है। लोकल गवर्नमेंट क्या संभालती है? अच्छा ध्यान रखना, जो केंद्र जैसे दिल्ली है, दिल्ली में जो पुलिस है वो सेंट्रल गवर्नमेंट संभालती है, ध्यान रखना। ठीक है, दिल्ली, क्योंकि दिल्ली जो है वो क्या कहते हैं, यूनियन टेरिटरी भी है। अगर आप ध्यान से देखो, दिल्ली जो है वो क्या कहते हैं, सेंट्रल वो भी है, सेंट्रल गवर्नमेंट का पार्ट भी है, यूनियन टेरिटरी भी है, और दिल्ली जो है वो स्टेट गवर्नमेंट भी है। जैसे एग्जांपल अगर मैं बात करूं, चंडीगढ़ जो है वो दो राज्यों की राजधानी है। दो राज्यों की राजधानी है ना, पंजाब और हरियाणा, दोनों की राजधानी है। तो आप देखोगे वो यूनियन टेरिटरी भी है। कुछ कुछ ऐसे रीजन होते हैं जहां थोड़े कंफ्लिक्ट या परेशानी या दिक्कतें हो सकती हैं, उनको संभालने के लिए यूनियन टेरिटरी अपने अंदर इंक्लूड कर लेती है। सबसे लास्ट में किसको इंक्लूड करा बताओगे? लद्दाख और जम्मू कश्मीर लास्ट में जो ऐड करा था। जम्मू कश्मीर पूरा बड़ा सा था, उसको दो हिस्सों में बांट दिया, एक जम्मू एंड कश्मीर और एक लद्दाख, और दोनों आज राज्य नहीं है, दोनों क्या है? यूनियन टेरिटरी है, दोनों यूनियन टेरिटरी का हिस्सा है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ऐसा करना क्यों इंपॉर्टेंट है? इंडिया जो ये 3 तरीके का सिस्टम चला रही है भैया, ये इंपॉर्टेंट क्यों है? अच्छा, तीसरा जो लोकल लेवल आता है उसमें पंचायत के इश्यूज, या हमारे गांव में पानी, कुआं, बिजली आए, ये सब, या गरीबी जो भी हो वो दूर हो जाए, इन सब का काम लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब लोकल लेवल पे संभाला जाता है। इंपॉर्टेंट क्यों है? देखो इससे क्या होता है, लोगों की दिक्कतें बारीकी से, क्लोजर लुक, आराम से हम बारीकी से लोगों की परेशानियों को दूर कर सकते हैं, और पावर बैलेंस हो जाएगी सेंट्रल और रीजनल गवर्नमेंट में। क्योंकि अगर ये मान लो पूरा देश है, जैसे हम ब्रुसेल्स की बात कर रहे थे, मान लो ये देश की राजधानी है, यहां से मैं पूरे देश को नहीं चला सकता। ये एग्जाम्पल मेरा और इस जगह का, दोनों का अलग अलग कल्चर है, दोनों का अलग अलग जाति, भाषा भी अलग अलग बोल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे इंडिया में है, अलग अलग राज्यों में जाओ अलग अलग भाषा। तो मान लो यहाँ का जो इंसान है, उसके लिए जब मैं कानून बनाऊंगा तो मेरे को थोड़ी ना सही समझ है कि वहां के लोगों के लिए एक्चुअल में करना क्या है। वहां का ही लोकल लीडर समझ पाएगा वहां प्रॉब्लम कैसे दूर करनी है। तो इसीलिए जो लोकल एरियाज होते हैं या रीजनल गवर्नमेंट, जो उस इलाके की सरकार है और जो सेंट्रल सरकार है, उनके बीच में भी बैलेंसिंग बनी रहे, या फिर वो आराम से अपने उस जगह की सरकार को आराम से संभाल सके, ये सारी चीजें इंश्योर रहती हैं। अगला अगर हम बात करें, एनकरेज करता है ऑटोनॉमी फॉर स्टेट्स एंड लोकल एरियाज व्हाइल मेंटेनिंग नेशनल यूनिटी। इससे ऑटोनॉमी आती है, ठीक है ना, जैसे हमने वहां पढ़ा था, आप चाहो, अगर आपको लग रहा है आपको अपने लोकल एरिया में कोई ऐसा काम करना है जो बहुत जरूरी है, और आपको लग रहा है सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट तो नहीं करेगी, तो आप यहाँ की लोकल गवर्नमेंट हो, आप इस जगह पर उस प्रॉब्लम को दूर करो।
कि अगर आपको लग रहा है राज्य में हमें कोई समस्या दूर करनी चाहिए दिल्ली में, तो आप करो। सेंट्रल गवर्नमेंट को बस पूछ लो कि बता, जायज बात है, वो तो पता होगा ही उनको कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं, अप्रूवल चाहिए सब चीजों के लिए। लेकिन आप कुछ करना चाहते हो अगर अपने राज्य के लिए तो करो। आपने देखा था एक बार 2020 में पूरे देश में लॉकडाउन लगा था, फिर 2021 में क्या हुआ, 2021 में सिर्फ दिल्ली में लॉकडाउन लगा हुआ था, बाकी राज्यों में नहीं लगा हुआ था लॉकडाउन, क्योंकि दिल्ली में सेकेंड वेव आ गई थी। तो दिल्ली में ही था वो लॉकडाउन, वो पूरे इंडिया में थोड़ी ना था। तो वो किसने लगाया होगा, वो स्टेट गवर्नमेंट ने लगाया होगा। दिल्ली में जब उस टाइम पे सरकार थी केजरीवाल की, उन्होंने लगाया होगा। उन डिस्कशन तो जायज बात है सेंट्रल से हुआ होगा कि हाँ जी हम लगा रहे हैं, लेकिन एट लास्ट समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, आपको जिस राज्य के लिए आप उसके मंत्री हो, आपको उसके लिए जो सही लगे वो करो, वो कानून बनाओ। समझ में आया? तो दूसरा पावर, सबसे पहला पावर शेयरिंग के टाइप, पहला पावर शेयरिंग का टाइप होना चाहिए हॉरिजॉन्टल पावर शेयर। पावर हॉरिजॉन्टली बटी होनी चाहिए, जिसके सरकार के कितने अंग होंगे, 3 अंग। अंग है एक ही लेवल पर है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी। दूसरा हमने पढ़ा वर्टिकल, जहां पे सरकार के 3 टाइप होते हैं। सबसे पहला टाइप सेंट्रल, स्टेट और लोकल। गांव में लोकल लेवल गवर्नमेंट को क्या कहा जाता है, पंचायती राज सिस्टम। और शहर में क्या कहा जाता है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, एमसीडी। पावर शेयरिंग अमंग सोशल ग्रुप, अब देखो 2 टाइप की पावर शेयरिंग हो गई। तीसरे टाइप की पावर शेयरिंग की अगर मैं बात करूं, तीसरे टाइप की पावर शेयरिंग मतलब कम्युनिटी के बीच में पावर शेयरिंग होनी चाहिए। सोसाइटी, सोशल ग्रुप, जैसे मान लो कोई अलग धर्म के लोग हैं, कोई अलग भाषा बोलने वाले लोग हैं, अलग अलग पहनावा, अलग अलग रहन सहन के लोग हैं, या अलग अलग फॉर एग्जांपल भाषा, जाति, धर्म, कास्ट के लोग हैं अलग अलग, तो उनके बीच में भी पावर बटी रहे, बराबर अधिकार रहे, ये टाइप की भी पावर शेयरिंग होती है। ये भी एक टाइप की पावर शेयरिंग है। पहली पावर शेयरिंग सरकार की पड़ी, हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग, हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग, वर्टिकल पावर शेयरिंग। तीसरी पावर शेयरिंग बिटवीन डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, पावर शेयरिंग बिटवीन डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। वो सोशल ग्रुप के डिफरेंस क्या क्या हो सकता है, उनका डिफरेंस भैया उनके रिलीजन के बेसिस पे हो सकता है, लैंग्वेज बेस पे हो सकता है, एथनिक बेसिस पे हो सकता है, या फिर कास्ट बेसिस पे हो सकता है। ठीक है, एक्सप्लेन, अगर हम इसको एक्सप्लेन करें तो भैया बहुत सारे कंट्रीज में अलग अलग रिलीजियस, धर्म या भाषा या एथनिक कम्युनिटी के लोग रहते हैं, अलग अलग रहन सहन। तो पावर शेयरिंग से माइनॉरिटी ग्रुप जो है उनको रिप्रेजेंट किया जा सकता है और इंक्लूड करा जा सकता है। हमारे इंडिया में है ऐसा, हाँ, जो माइनॉरिटीज है उनको कुछ अधिकार अलग से या रिजर्वेशन अलग से दे रखे हैं, जिस वजह से लोगों के अंदर इक्वालिटी आए। हालांकि इससे भी बहुत लोगों को प्रॉब्लम है, जो जिनको वो रिजर्वेशन नहीं मिल रही है उन लोगों को प्रॉब्लम है, और जिन लोगों को मिल रही है वो चाहते हैं वो बरकरार रहे। मैटर करता है देश में क्या होना चाहिए, क्या देश में ये हटाने से रिजर्वेशन, क्या सिविल वॉर हो सकती है, या क्या ये सही में बेनिफिशियल है या नहीं है, दैट इज अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। हम पॉलिटिक्स में नहीं है तो इस पर हम बात नहीं करेंगे। बेल्जियम इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ काइंड ऑफ पावर शेयरिंग। बेल्जियम सबसे बेस्ट एग्जांपल है पावर शेयरिंग का। किस बेसिस पे पावर शेयरिंग करी वहां पे, डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, बट डिफरेंट सोशल ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। उन्होंने क्या करा था, अलग अलग राज्यों में लिंग्विस्टिक ग्रुप बना दिया था अपना। ठीक है ना, इंडिया की भी यही सीन है, रिलीजियस कम्युनिटीज और रिजर्वेशन हमने दे रखे। देखो बात आ गई ना कि हमने रिजर्वेशन दे रखी जॉब या एजुकेशन पे बैकवर्ड क्लास को, जैसे कि दलित हो गए, ट्राइबल ग्रुप हो गए, ओबीसी हो गए। ओबीसी मतलब अदर बैकवर्ड कास्ट। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि भैया इससे इक्वालिटी आएगी देश में, सब अपने आप को बराबर समझेंगे, जो लो है वो अपने आप को बराबर समझेंगे, और जो ऑलरेडी आगे हैं वो समझेंगे कि चलो बराबर रखा जा रहा है। पीसफुल को एग्जिस्टेंस आएगा, लोग आपस में एक दूसरे से शांतिपूर्वक रहेंगे, और इससे एक ग्रुप किसी दूसरे को डोमिनेट नहीं करेगा। क्योंकि ये इंडिया की हिस्ट्री है, हमने कास्ट बेसिस पे, जो ऊंची कास्ट है उन्होंने हमेशा नीची कास्ट को डोमिनेट करा है। ये तो आप अभी भी गांव में देखते हो, आपने देख रखा, आपको पता है। और इससे इंक्लूजन, लोग अपने आप को सोचेंगे कि हाँ हम देश में हमारा इंक्लूजन है, हमें इंक्लूड करा जा रहा है, और माइनॉरिटीज भी रिप्रेजेंटेशन कर सकती है अपने देश को। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया तीसरा। अब पढ़ते हैं चौथा टाइप। मेरे भाई चौथा टाइप कहता है पावर को शेयर करना पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स और मूवमेंट्स के बीच में। ये क्या है, बड़े ध्यान, 3 तो बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ में आ गए। पहला किस बेसिस पे, हॉरिजॉन्टल, 3 टाइप की सरकार, 3 ऑर्गन, सरकार के 3 अंग। वर्टिकल,
तीन टाइप की सरकार। तीसरा, डिफरेंस इन सोशल ग्रुप्स, वो किस बेसिस पे हो सकती है, जाति, धर्म, भाषा। चौथा, पॉलिटिकल पावर्स, मतलब पावर अब आप शेयर कर रहे हो पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में, जो राजनीतिक पार्टियां होती हैं, या कुछ प्रेशर ग्रुप या मूवमेंट। क्या होता है इसको अच्छे से समझना। पावर को बराबर बांटा जाए अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज में, जो भी प्रेशर के ग्रुप्स हैं या सोशल मूवमेंट जो चलाई जा रही है, जिससे वो पार्टिसिपेट कर सके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। कोई कानून या कोई भी चीज का अगर डिसीजन लिया जा रहा हो, उस प्रोसेस में वो पार्टिसिपेट कर सके। कैसे, ध्यान समझो, एक्सप्लेनेशन। पॉलिटिकल पार्टी की क्या बात करी है। पॉलिटिकल पार्टी जो होती है वो पावर को बांटती है इलेक्शन के थ्रू। जब तक इलेक्शन नहीं हो रहे, हर पार्टी बराबर है। भले ही कोई ऑलरेडी जीती हुई पार्टी है, लेकिन वो भी अपने आप को बराबर समझ रही है, क्योंकि अब इलेक्शन होने, अगर वो जीत गई तभी तो वो जीतेगी। where there are party in power make decision, जो पावर पार्टी क्या कहते हैं, पावर में होती है, वो सरकार बनाती है। अभी आपने देखा होगा वक्फ बोर्ड, जो आपने देखा होगा वक्फ एक मुस्लिम कानून था जिसमें कुछ चेंजेस लाए हैं, वक्फ अमेंडमेंट बिल लाया गया। तो पार्टी जो पावर में होती है वो कानून के देश के डिसीजन लेती है, कानून बनाती है, डिसीजन ले रही है। और उसी के साथ साथ ऐसी पार्टी जो जीती हुई नहीं होती, अपोजिशन, वो उसको चेक करती है कि देखो, अब देखो पावर बटी हुई है। अगर हमारे देश में ये कहा जाए कि जो जीत गया वो अगले 5 साल तक राज करेगा, जो हार गया वो जब जाके घर बैठो 5 साल बाद आना दोबारा इलेक्शन लड़ने के लिए, तो ये तो बेकार है। क्यों? क्योंकि जो जीती हुई है वो हमारे देश को डोमिनेट कर सकती है, कुछ भी कर सकती है, जिससे हमारे देश का नाश हो सकता है। ऐसा नहीं हो तो जो भी डोमिनेटिव ग्रुप्स हैं, जो भी अपोजिशन पार्टी है, वो वहीं पे बगल में बैठी होती है, कहती है ठीक है हम जीते तो नहीं है, लेकिन हमारे पास भी तो सीटें हैं। अगर टोटल 100 सीटें हैं एक देश में, और 100 में से 60 मेजोरिटी पे कोई जीत गई, तो 40 वाले भी तो बैठे हैं। ये लोग हमेशा आपकी कमियां निकालते रहेंगे। तो पावर क्या बटी हुई नहीं है? हाँ, थोड़ी पावर ज्यादा है कानून बनाने की, लेकिन ये 40 लोग भी तो वहां बैठ के कानून, जो 40 लोग जीते हैं ना, इन लोग के भी वोट जाएंगे। अगर मान लो एक कानून ला रहा हूं मैं, मेरे पार्लियामेंट में कितने लोग बैठे हैं? 60 लोग। उनके कितने बैठे हैं? 40। जायज बात है, कोई कानून लाऊंगा, क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा। लेकिन मुझे कितने वोट मिलेंगे? 60 से ज्यादा भी हो सकते हैं, 60 से कम होने के चांस भी हो सकते हैं, बट 60 तो मिलेंगे, 60 से ज्यादा भी हो सकते हैं। लेकिन वो 40 ज्यादातर मैं समझ ही लूंगा कि 40 मुझे सपोर्ट, ठीक है ना। तो देखो, ये समझ में आया पॉलिटिकल पार्टीज का सीन। अब देखो क्या हुआ, पावर को बांटा पॉलिटिकल पार्टीज में। अब प्रेशर ग्रुप क्या होते हैं? ये ग्रुप्स एडवोकेट करते हैं स्पेसिफिक कारण की वजह से, जो इन्फ्लुएंस करते हैं गवर्नमेंट के डिसीजन, जैसे कि लेबर यूनियन या एनवायरमेंटल ग्रुप। कुछ ऐसे ग्रुप बने हुए हैं जो कोई सरकार नहीं है। जैसे मान लो मैं हूं, मैं एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम मुद्दे पे मैं बात करना चाहता हूं, तो मेरे जैसे 100 लोग और टकरा गए मेरे साथ, तो मैंने मिलकर एक संस्था बना ली, और अब मैं सरकार पे दबाव डालूंगा अगर सरकार कभी भी उस चीज के लिए गलत करेगी। फॉर एग्जाम्पल, महिला मंडल, जब भी कोई महिला के साथ गलत हो, महिला मंडल अगले दिन आके खड़ी हो जाती है। समझ रहे हो? अब समझ में आया प्रेशर ग्रुप। तो इनके पास भी तो पावर है, ये भी तो बराबर बांट रखी है पावर। अगर आगे देश में पावर ही नहीं होती तो इन्होंने बोलते चलो निकलो यहाँ से, जाओ अपने घर बैठो, दोबारा मत आना यहाँ पे, तुम्हारे पास कोई अधिकार नहीं, जेल में पकड़ाओ सबको। समझ रहे हो? तो ये समटाइम्स सोशल मूवमेंट्स पुश अ चेंज इन पॉलिसी, जैसे कि वुमेन के अधिकार, सिविल राइट मूवमेंट्स, ये भी उसी तरीके के छोटे छोटे सोशल ग्रुप हैं। जब मन करे जाके खड़े हो जाएंगे, वो तो प्रॉपरली उसके ग्रुप्स हैं। लेकिन ये तो मान लो आम आदमी भी जाके खड़े हो जाए, सोशल ग्रुप एकदम से दबाव कर दे, कोई मूवमेंट। अब जब कभी कोई धराना या प्रदर्शन चलेगा, तो उसमें तो कोई जो यूनियन या जो लेबर या प्रेशर ग्रुप चला रहे हैं, उसके तो 150 लोग होंगे, लेकिन उसको और भी तो 200, 250, 1000 लोग ज्वाइन करते हैं। तो वो हमारा मूवमेंट चल जाएगा, सोशल मूवमेंट। वहां पे आम आदमी ज्वाइन करेंगे उसको, जैसे कोई वुमेन का अधिकार हो या कोई सिविल राइट मूवमेंट हो, एक साथ इस तरीके। एग्जाम्पल देखो, पॉलिटिकल पार्टी जैसे बीजेपी, कांग्रेस और टीएमसी। और प्रेशर ग्रुप की बात करें तो ट्रेड यूनियन, और मूवमेंट की बात करें तो फार्मर, किसान आंदोलन। अब किसान आंदोलन में कोई समिति है क्या किसान की? नहीं, सारे किसान बैठे ना वहां। लेकिन जो ट्रेड यूनियन है, ये इस पर्टिकुलर चीज पे ही काम करती है बहुत सालों से। जब भी कोई मुद्दा होगा, ये उस पर जाके खड़ी हो जाएगी। तो ये रोल प्ले करते हैं गवर्नमेंट की पॉलिसीज पे, अगर कुछ गलत है या सही है, उस तरीके से। समझ में आया? कोई दिक्कत? प्रेशर ग्रुप जैसे कि एनजीओ, एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन या स्टूडेंट के यूनियन, अगर किसी स्टूडेंट के साथ कभी गलत हो जाए, खड़े हो जाएंगे, बच्चे के साथ गलत हुआ ऐसे। ये इंपॉर्टेंट क्यों है मेरे भैया? ये इंपॉर्टेंट इसलिए, डेमोक्रेसी जो है
वो आपको थ्राइव करती है जब भी कोई ग्रुप या पार्टी के पास हैव अ से इन द गवर्नमेंट। जब भी आपको लगे आपकी सरकार आपके साथ कुछ गलत है कुछ भी, तो आपके पास पावर बटी हुई है। आप जरूरी नहीं है कि इस देश में सरकार ही है। तो चार टाइप्स की पावर शेयरिंग है। पहली हॉरिजॉन्टल पावर शेयर, वर्टिकल पावर शेयर इन डिफरेंट सोशल ग्रुप एंड पावर शेयर अमंग पॉलिटिकल पार्टी, प्रेशर ग्रुप एंड सोशल ग्रुप्स, ठीक है, या सोशल मूवमेंट्स या फिर मूवमेंट्स कह दो, ठीक है, समझ में आया। ये पार्टिसिपेशन करके ये दिखाते हैं कि हाँ जी हम देश में कुछ इंक्लूसिव हम ला रहे हैं कुछ ना कुछ, या हम हैं, हमारे साथ कुछ गलत तो हम खड़े हो जाएंगे। अलग अलग आवाजें हमें सुनाई देती हैं। अब देखो यही जो चारों हमने पढ़ा है इसको आप आराम से पढ़ लेना इसमें, ठीक है, किस किस तरीके से बात करते हैं। पावर शेयरिंग क्यों इंपॉर्टेंट है? कन्फ्लिक्ट रुक जाते हैं, टेंशनें कम हो जाती है, डेमोक्रेसी और अच्छा काम करती है, इक्वालिटी आती है, फेयरनेस आती है, लोग अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पार्टिसिपेशन दिखाई देता है। लोग अगर पावर बराबर बटी हुई है कोई भी इंसान जाके मंत्री बन सकता है, पार्टिसिपेट कर सकता है। यूनिटी, एकता की और पावर स्ट्रांग हो जाती है, लोगों में एकता ज्यादा स्ट्रांगली आती है और आपका देश एकजुट इकट्ठा होकर लड़ता है। समझ में आया? हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। मुझे उम्मीद है आपको चैप्टर समझ में आया होगा। ठीक है, आज